हेलो एवरीवन, नो जॉब्स नवंबर में अमेजोन, ट्विटर एंड फेसबुक ने अपने 38,000 एम्प्लॉयज़ को जॉब से हटा दिया। एक मास ले ऑफ था ये एम्प्लॉयज़ का। अब ये जो पर्टिकुलर नो जॉब्स नवंबर है, ये हमें कहाँ का रास्ता दिखाती है? इससे ये लग रहा है कि आने वाले साल में मींस 2023 में रिसेशंस आ सकता है। और ये सिर्फ हम नहीं बोल रहे हैं, द CEBR दैट इज द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च, उनकी रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने बोला है दैट वर्ल्ड इकोनॉमी हेडेड टुवर्ड द रिसेशन इन 2023। अब वो कैसे है, किस तरीके से होगा, आज की वीडियो में हम वो जानने वाले हैं। CEBR की रिपोर्ट में ये बोला गया है कि ग्लोबल इकोनॉमी ने सरपास किया है 100 ट्रिलियन का फॉर द ईयर 2022। कोविड-19 के बाद जैसे कि 2020 में लॉकडाउन हो गया था और किसी भी तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं उसके वो एकदम होल्ड पे आ गई थी। उसके बाद से इकोनॉमी ने धीरे धीरे अपने आप को रिकवर किया है, धीरे धीरे अपने आप को रिवाइव किया है। जैसे इकोनॉमी ने रिवाइव किया तो 2022 में ये देखने को मिला कि जिस तरीके से सब तरीके की रिलैक्सेशंस हो गई थी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अपना बूम वाले फेज पे चल रही थी, तो ऐसे ही बूम के फेज पे चलते चलते इन्फ्लेशन धीरे धीरे बढ़ने लगा और इन्फ्लेशन की वजह से कुछ हद तक ये आगे जाके ट्रांसफर हुआ एंड इट लीड टू द रिसेशन। उसके बाद वो रिसेशन की तरफ जो है बढ़ता चला गया। अब अगर हम बात करें तो ये अब आपको लग सकता है कि CEBR की एक रिपोर्ट से ये क्या साबित हो सकता है कि रिसेशन आ जाएगा, बट आपको पता होगा कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में 2 सिस्टर इंस्टीट्यूशंस को बनाया गया था। वन इज द वर्ल्ड बैंक एंड द सेकेंड वन इज द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF ये काम करता है रिलेटेड टू द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कि वर्ल्ड में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे। ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फॉरेक्स रिजर्व से रिलेटेड, वर्ल्ड ट्रेड से रिलेटेड, इकोनॉमीज का बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड, तो उन सब के बारे में जो भी जिस भी तरीके का कोऑर्डिनेशन बनाना होता है उसमें हेल्प करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और अगर फॉरेक्स इधर उधर हो जाता है तो उसको बैलेंस करने के लिए भी लोन प्रोवाइड करवाता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो उन्होंने अपना डेटा निकाला है, उन्होंने ये बताया कि वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी मींस 2023 में। इफ IMF इज सेइंग तो वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी एंड उन्होंने बोला है दैट देयर इज 25% चांस। सो इट्स नॉट लाइक कि 1% 2% के हिसाब से वो बोल रहे हैं। ही वाज सेइंग कि 25% चांस है ग्लोबल GDP विल ग्रो बाय लेस देन 2% इन 2023। सो अगर वर्ल्ड इकोनॉमी लेस देन 2% से ग्रो हो रही है तो आप खुद से पता लगा सकते हो कि अगर GDP 2% से भी कम से ग्रो होगी तो इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितना ही लो चली जाएंगी। अब GDP का मतलब क्या है? इट इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन पर्टिकुलर टेरिटरी। अब वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, इट मीन्स दी वर्ल्ड लेवल पर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि रिसेशन का मायने क्या है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, किस तरीके से वो आगे बढ़ता है, तो अभी हमें वो देखना होगा। रिसेशन जो है ये अचानक से लाइक ओवरनाइट नहीं है, ये फेज वाइज होता है। फेज वाइज किस तरीके से कि सब जैसे कि अभी नो जॉब्स नवंबर का अगर हम एग्जांपल लेके चलें तो एम्प्लॉयज जो कि अर्लियर दे वर वर्किंग, अभी कहीं ना कहीं तो वो काम करेंगे, बट जितने टाइम पीरियड से उनको हटाया गया और उनको नया जॉब मिलेगा, ये टाइम पीरियड होगा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है इट विल लीड टू व्हाट, जो एम्प्लॉयज है उनके हाथ में पैसा नहीं होगा, उनके हाथ में सैलरी नहीं होगी। अगर उनके हाथ में सैलरी नहीं होगी तो वो डिमांड नहीं कर सकेंगे, मीन्स कि वो गुड्स परचेज नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है उनकी वो रिड्यूस हो गई है। क्योंकि वो डिमांड नहीं करेंगे तो अब उनकी डिमांड के लिए प्रोडक्शन भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो डिमांड नहीं कर रहे हैं तो कंपनीज क्या बनाएंगी? जब कंपनीज प्रोडक्शन नहीं करेगी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा। अब अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही है तो और बाकी जॉब भी क्रिएट नहीं होगी, तो ये एक पूरा विशियस साइकिल बन जाएगा और ये विशियस साइकिल धीरे 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 ये रिसेशन की तरफ बढ़ता चला जाता है। तो रिसेशन क्या है? इट इज नथिंग बट इट इज अ बिजनेस साइकिल। अब अगर हम बात करें तो 4 स्टेजेस होती हैं, 4 बिजनेस साइकिल होते हैं किसी भी इकोनॉमी के लिए एंड वो साइकिल जो है वो फेज वाइज मैनर में चलते हैं। कोई भी इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी को ले लूँ या कोई भी पर्टिकुलर इकोनॉमी, वो चाहते हैं कि उनका इकोनॉमी पैरेलल चले, बट ये हो नहीं सकता है, ये सुपरफिशियल थिंग है एंड इस तरीके के अप्स एंड डाउन्स आना ये इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनी बिजनेस और किसी भी इकोनॉमी के लिए ये होगा ही।
बेसिकली क्या होता है कि जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है धीरे धीरे गिरना स्टार्ट हो जाती है, तो इस पर्टिकुलर फेज को यू कैन सी, ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है फ्रॉम हेयर टू हेयर, दिस पोर्शन इज कंसिडर्ड एज रिसेशन। देन ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज कंसिडर्ड एज द डिप्रेशन। दिस टाइम पीरियड जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, दिस इज कंसिडर्ड एज द रिकवरी। एंड एट लास्ट वो पहुंच जाते हैं कहां? बूम। सो बूम इट मींस द इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो अपने अपर लेवल पर पहुंच चुकी हैं और जो इकोनॉमी है वो बहुत ही हाई स्पीड के साथ ग्रो कर रही है। बट इन द टाइम पीरियड ऑफ द रिसेशन इट में, देखो आप ये देख रहे हैं कि इस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज गिरना स्टार्ट हो जाती है और अगर वो कंटिन्यू गिरती चली जाती है तो डिप्रेशन में भी आया जा सकता है। एंड इधर ये जो आप पोर्शन आपको इधर दिखाई दे रहा है, ये पोर्शन आप देख सकते हो कि ये टाइम पीरियड जो है ये किसी भी वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए या किसी भी कंट्री के लिए सबसे बुरा टाइम पीरियड होता है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पीरियड में इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रिकवर करना या रिवाइव करना इज सो मच डिफिकल्ट, क्योंकि वो इधर ही झूलता रहता है इकोनॉमी। अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो गिरती चली जाती है, इन्फ्लेशन नहीं होता है, डिमांड नहीं होती है, जॉब्स नहीं होती है, किसी के पास किसी भी तरीके की इंसेंटिव्स नहीं होती हैं, तो वो सब कंडीशन में चले जाते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि जब भी रिसेशन होगा वो डिप्रेशन की तरफ ही जाएगा। इट मे बी क्वाइट पॉसिबल कि जो भी कंट्रीज जो हैं जो अपनी पॉलिसीज बनाती हैं, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज बनाते हैं, तो उनसे क्या हो सकता है कि इसी टाइम पीरियड से भी ये वाला फेज भी आ सकता है। सो मोस्टली तो कंट्री यही चाहती हैं कि ये फेज आए, अदर डिप्रेशन में जाए ही ना। बट अब सवाल ये उठता है कि जब ये रिसेशन में पहुंच चुका है तो वो कौन से रीजन है कि जो हमें इधर लेके जा रहे हैं, और उन रीजंस की वजह से हम यहाँ पहुंच रहे हैं, तो अब हमें उनको देखना होगा। सो नेक्स्ट हम देखेंगे, ओके, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अफोर्डेबल प्राइसेस में जीएस फाउंडेशन कोर्स हम लेके आ रहे हैं फॉर द बेस्ट 2022। अब ये कंप्लीट आपका कोर्स होगा, प्री एंड मेंस इंटीग्रेटेड होगा एंड ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस पर होगा। एंड सबसे बड़ी बात है कि ये 11 EMI में आप जो है पे कर सकते हो। नेक्स्ट आता है क्या कि व्हाट वुड बी द रीजन फॉर द रिसेशन, कि रिसेशन के रीजन क्या हो सकते हैं। सो आपने देख लिया रिसेशन किस तरीके से आता है। ओके, हम नहीं चाहते कि ये यहाँ डिप्रेशन में चला जाए एंड यहाँ पहुँच जाए, तो उसके लिए भी क्या किया जा सकता है वो भी हम देखेंगे। बट अभी हमें देखना है कि किन रीजन की वजह से ये रिसेशन हो सकता है। सो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, रिसेशन क्यों आया? क्योंकि डिमांड नहीं है मार्केट में, ठीक है। अब हमें देखना होगा वो डिमांड क्यों नहीं है मार्केट में। सो क्या होता है कि अभी जैसे आपने देखा कि बूम की कंडीशन से गिरना स्टार्ट होता है, तो बूम में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो हम ये अजम्पशन मान के चलेंगे। एंड लेट मी टेल यू कि जो भी अभी मैं यहाँ पे फ्लो चार्ट बना रही हूँ वो अजम्पशन के ऊपर बेस्ड होता है कि मास लेवल पर अजम्पशन हो रही है। सो फर्स्ट पार्ट क्या होता है, फर्स्ट पार्ट इज कि मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ गई है। क्योंकि मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ गई है, इट मीन्स क्या है कि इन्फ्लेशन है। क्यों? क्योंकि मनी की वैल्यू, रुपये की वैल्यू गिर गई है। अब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसे टैकल करने के लिए सेंट्रल बैंक, मैं अभी इंडिया का एग्जांपल लेके चल रही हूँ, तो सेंट्रल बैंक RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो क्या करेगा, वो चाहता है कि इन्फ्लेशन कम हो, मार्केट में मनी की सप्लाई कम हो, तो वो लोन की अवेलेबिलिटी को हैम्पर करेगा। वो कैसे कर सकता है? वो अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज द रेपो रेट, उसको बढ़ा देगा। अगर वो रेपो रेट बढ़ा देगा तो उससे बैंक्स RBI से जो लोन लेते हैं वो कॉस्टली हो जाएंगे, तो बैंक्स RBI से लोन नहीं लेंगे। जब बैंक्स RBI से कॉस्टली लोन नहीं लेंगे तो बैंक अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो वो लोन की रेट देते हैं, उसको भी वो बढ़ा देंगे। सो बैंक आर गोइंग टू इंक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। बैंकों ने रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज किया है, तो इससे लोन कैसे हो जाएंगे? इससे लोन कॉस्टली हो जाएंगे। सो इससे लोन अगर कॉस्टली हो जाएंगे तो लोन कम लेना पसंद करेंगे, मीन्स लोन की अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। जैसे ही लोन की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, बिग कॉर्पोरेट हाउसेस को मतलब मनी इज नॉट अवेलेबल, तो वो लोन नहीं लेंगे। लोन वो नहीं लेंगे तो इससे क्या होगा? इससे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं या जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। जब इससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम हो जाएंगी तब प्रोडक्शन नहीं होगा। उससे क्या होगा? जो कॉर्पोरेट्स है, जो कंपनीज हैं, वो क्या करने की कोशिश करेंगे? कंपनीज अपना पर्टिकुलर, जो भी कंपनीज हैं, वो अपना कॉस्ट को कम करने की कोशिश करेंगे। सो दे विल ट्राई टू रिड्यूस देयर कॉस्ट। अब वो अपनी
एम्प्लॉयज का ले ऑफ हुआ तो एम्प्लॉयज के पास इनकम कम हो गई। क्यों? क्योंकि उनको तो सैलरी मिल ही नहीं रही है, सैलरी नहीं मिल रही तो उनकी डिमांड कम हो गई, उनकी डिमांड कम हुई तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम हो गई और प्रोडक्शन नहीं हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, देन इट विल लीड टू द इन्फ्लेशन। तो देन इट विल लीड टू द रिसेशन। तो इस तरीके से ये हम रिसेशन की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। सो ये बात हो रही है किसकी? ये बात हो रही है कि किस तरीके से हम अजम्पशन लगा सकते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमी में भी रिसेशन इस तरीके से बढ़ रहा होगा। अब बट अगर इंडिया की बात किया जाए तो इंडिया ने काफी हद तक अपने आप को इम्यून रखा हुआ है। अब मैंने क्या बोला है? काफी हद तक। हम बहुत ज्यादा इम्यून तो नहीं है, बट इंडिया और रिसेशन की अगर बात करूं तो रिपोर्ट ने ये प्रिडिक्ट किया है कि अभी हाल फिलहाल में इंडिया इज कंसीडर्ड एज द थर्ड लार्जेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी ऑन द पीपीपी बेसिस पे, बट रिपोर्ट ने प्रिडिक्ट किया है कि इंडिया इकोनॉमी जो है वो 10 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी बाय 2035 एंड हमने क्या रखा हुआ है? 5 ट्रिलियन बाय 2024 एंड उसमें भी क्या टारगेट रखा हुआ है? 10 ट्रिलियन बाय 2035 एंड 2032 में हम ग्लोबली एक्सचेंज रेट के ऊपर भी थर्ड रैंक मिल जाएगा। अभी हम पीपीपी बेसिस पे थर्ड रैंक पे हैं एंड एक्सचेंज रेट पे वी आर एट द 5th रैंक, बट 2032 में हम थर्ड रैंक पर ग्लोबली पहुंच जाएंगे एंड अभी हमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन रिसेशन नहीं फेस करना पड़ेगा। अभी हमारा जो रिसेशन है वो माइल्ड रहेगा एंड थोड़ा सा डीप हो सकता है बट बहुत ज़्यादा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मोस्टली इंडिया में आत्मनिर्भर भारत अभियान या फिर हम अपना खुद से अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों से हम अपने आप को इम्यून रखने की कोशिश किए हुए हैं। ये नहीं है कि हम वर्ल्ड से कट के रहना चाहते हैं। बाकी कंट्रीज़ के साथ हमारा ट्रेड है, यूएस जो है इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है एंड उसमें भी इंडिया को सरप्लस है, मीन्स हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। अब वहाँ रिसेशन है तो हमारे एक्सपोर्ट्स भी कम हो जाएंगे, तो उस तरीके से इनडायरेक्ट इफेक्ट हमारे ऊपर आएगा बट डायरेक्ट इफेक्ट नहीं आएगा। सो इस तरीके से ये रिसेशन जो है वर्ल्ड इकोनॉमी में जो है वो फेस करने को मिलेगा। बट इंडिया का आप ये कंडीशन, अब आपसे मेरा ये क्वेश्चन होगा कि आप क्या सजेस्ट करोगे, किस तरीके की इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं वो लेके आनी चाहिए सो दैट कि हम इस रिसेशन को कम कर सके। मीन्स कि रिसेशन, अब मैं ये आपको अभी हाल फिलहाल में इंडिया के पर्सपेक्टिव से मेरा क्वेश्चन है कि किस तरीके से हम रिसेशन को कम कर सकते हैं, क्या क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज हो सकती हैं, तो आप सजेस्ट करिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, हैप्पी लर्निंग।